Hi everyone, welcome to Defense Prep. And today's session will be covering another very important chapter of polity, that is President. And as usual, the source will be the book Lakshmikant, right? तो आज देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे ना, तो ये कुछ आर्टिकल्स के ब्रैकेट में आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 टू 78, राइट। अब ये 52 टू 78 आर्टिकल्स जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते कौन है? आपके प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अभी की प्रेसिडेंट की बात करें, जो हमारी रीसेंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, वो हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, राइट। अब प्रेसिडेंट के बारे में अगर कोई भी आपसे पूछता है कि प्रेसिडेंट होता कौन है, तो एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी, जो कि है ही शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। यानी कि इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है, राइट। और ये एक सिंबल रहती है यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडारिटी का, है ना, पूरे नेशन में। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा कि अभी कौन सी प्रेसिडेंट हैं, वो होते कौन है, राइट। लेकिन उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है अब, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है एक प्रेसिडेंट का? तो इलेक्शन का जो मैनर है ना, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं होता है जिससे कि हम लोग उसमें वोटिंग करें, राइट। हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट करने को नहीं मिलता है ना। किसी ने भी किया है कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट? नहीं किया होगा। वोट करते कौन है? देखिए, पहले इलेक्शन जो है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट, राइट। उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? दोनों हाउसेस, दैट इज योर राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स, राइट। एंड आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद। और लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी यूटीज की, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां पे भी वोटिंग की जाती है एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू, राइट। अब देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, नॉमिनेटिव एंड इलेक्टेड, ठीक है। जो एक तो होते हैं नॉमिनेटिव मेंबर्स, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटिव मेंबर्स में वो आते हैं जो प्रेसिडेंट आपके 12 मेंबर्स जो है, जो कि लिटरेचर की फील्ड से, ग्लैमर के फील्ड से, है ना, सिनेमा की फील्ड से होते हैं आपके। तो नॉमिनेटिव फील्ड्स में वैसे 12 लोग होते हैं जो कि प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करते हैं, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, ये इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, राइट। दीज आर द इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, ना कि नॉमिनेटिव मेंबर। नॉमिनेटिव मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है कि अब देखो, वोट आपके एमपीज भी कर रहे हैं, वोट आपके एमएलएज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के वेट, सॉरी, दोनों के वोट की वैल्यू सेम होगी क्या? नहीं, अलग अलग वैल्यू होती है। तो यही अभी हम देखेंगे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो जिस भी स्टेट का आप निकाल रहे हो, उसका एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू निकाल रहे हो, तो उस स्टेट की पहले आपको टोटल पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। टोटल पॉपुलेशन रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनटू 1/1000 उसको कर देंगे, और आपको एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, राइट। अब एक एमपी के वोट की, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके वोट की वैल्यू क्या होती है? यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स। यहाँ पे देखिए, हम एमएलए ऑफ कोर्स हम एक पर्टिकुलर स्टेट के उसके लिए ही निकालेंगे, लेकिन जब आप एमपी की बात करते हो तो आप सारी स्टेट्स के जो एमएलएज हैं उनके वोट्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक एमपी के वोट की। मूविंग ऑन, अब जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, राइट, तो उनको क्या है, एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट की जरूरत होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स तो उनको जरूरी है ही है, उनको चाहिए उतने। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि कितना वो फिक्स्ड नंबर है क्या है?
वो निकालते हैं इलेक्टोरल कोटा के थ्रू, राइट। उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है ना, वैसे नहीं कि सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए हों, राइट। जितनी भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में, जितने भी उनको वैलिड वोट्स मिले हैं, वो सब यहाँ पे रखे जाएंगे एंड नीचे कर दिया जाएगा। नीचे तो ऑफ कोर्स कुछ होता नहीं, लेकिन +1 नीचे भी किया जाएगा एंड +1 ऊपर भी किया जाएगा, राइट। और आपको इलेक्टोरल कोटा यानी कि आपको फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स पता चल जाएगा। अब जब वोट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वोटर है उसको प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है। प्रेफरेंसेस किस तरीके से, अब जैसे कि वेट, प्रेफरेंस इस तरीके से, मान लीजिए कैंडिडेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये खड़े हुए हैं। तो अब अगर मैं वोटर हूँ, मैं वोट देने वाली हूँ, तो मुझे अपनी प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहली प्रेफरेंस मान लीजिए कैंडिडेट नंबर 4 को दे रही हूँ, फिर मैं 7 को दे रही हूँ, फिर मैं 6 को दे रही हूँ, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे प्रेफरेंस तो मेरी 4th ही है। जैसे कि अभी आप फॉर्म भी भरते हैं CDS FCAT इन सबका, आप प्रेफरेंस डालते हैं ना कि आपको फ्लाइंग चाहिए, आपको एडम चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, या फिर CDS में आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी क्या चाहिए, है ना। तो वही प्रेफरेंसेस वोटर्स को भी यहाँ पे भरनी पड़ती है। अब इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई डाउट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस एंड ओथ एंड कंडीशंस, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, उनको ओथ यानी कि उनको शपथ कौन दिलवाता है, और कुछ कंडीशंस जो उनके लिए रहती हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पहले जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उन्होंने, उनकी एज जो है एटलीस्ट 35 ईयर्स की हो चुकी है, उन्होंने 35 ईयर्स जो है अपने कंप्लीट कर लिए हों, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस लड़ सकते हो, इसकी इतनी क्वालिफाइड हो वो, ठीक है। और कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया हो, राइट। कोई भी प्राइवेट पब्लिक प्रॉफिटेबल ऑफिस एक प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकता है, राइट। या फिर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। अब ओथ सेरेमनी की बात करें तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो नहीं है प्रेजेंट वहां पे तो उनकी एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वहां पे अवेलेबल, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे, राइट। मूविंग ऑन, अब कुछ कंडीशंस की बात कर रहे थे हम, तो वो कंडीशंस क्या हैं। पहली तो ये है कि वो किसी भी हाउस, जो पार्लियामेंट की किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, ना वो राज्यसभा ना लोकसभा, किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, और अगर वो हैं तो उन्हें तुरंत वहां से जो है, जिस डेट को वो इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट, उनको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, राइट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कोई ऑफिस उन्होंने होल्ड ना किया हो, कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस, ठीक है। कि प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन कोई और भी काम करें, कहीं और से भी पैसे कमा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, वो अपना ऑफिशियल रेसिडेंस जो कि आपका राष्ट्रपति भवन होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, वो यूज कर सकते हैं फ्री में, राइट। कोई चार्जेस उनको पे नहीं करने पड़ते हैं। सैलरी की बात करें तो एज ऑफ नाउ द सैलरी ऑफ आवर इंडियन प्रेसिडेंट इज अराउंड 5 लाख। पहले जो है आई थिंक 2 lakhs के अराउंड हुआ करती थी, बट फिर बाद में चेंज करके उसको 5 लाख किया गया। उनके पास एक पर्सनल इम्यूनिटी रहती है कि वो लीगल लाइबिलिटी से दूर रहेंगे, ठीक है। कोई भी अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो आप उन पे लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं। एक केस में अगर कोई पर्सनल उनका कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि पर्सनल मैटर है, तो उस पर लीगल प्रोसीडिंग चल सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूं, अगर कोई प्रेसिडेंट मैरिड है, राइट, मैरिड हैं वो, और उनकी वाइफ को चाहिए डिवोर्स, तो ऐसा तो है ना कि 5 साल तक उनकी वाइफ वेट करेगी, ठीक है। इसीलिए ये लगाया है तारीख पे तारीख वाला। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट से डेट मिलती जाएगी या फिर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं, नहीं, ऐसे केस में प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, राइट। अब टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी की बात करें तो टर्म तो देखिए 5 ईयर्स का रहता है, ये हमें पता ही है। अगर प्रेसिडेंट उससे पहले रिजाइन भी करना चाहते हैं तो उनको वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, और टर्म से पहले नहीं, जब उनका टर्म कंप्लीट हो जाता है तब भी उनको रेजिग्नेशन लेटर देना ही पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल से ज्यादा भी प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं उसके बाद भी, 5 साल के टेन्योर के बाद भी,
किस केस में? जब तक कि सक्सेसर, उनका कोई सक्सेसर जब तक कि अपॉइंट नहीं हो जाता है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अभी तक नहीं हुए हैं और प्रेसिडेंट का 5 साल का टाइम हो गया है, तो कुछ देर के लिए वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, वही प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे जब तक कि कोई और प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जा रहा है। अब कुछ कंट्रीज में क्या होता है, अगर कोई पर्सन एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, राइट, कितनी भी बार। इम्पीचमेंट की बात करें, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को हमें उसकी कुर्सी से, उनकी कुर्सी से हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। देखो, ऐसी कंडीशंस में प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उनका इम्पीचमेंट किया जाता है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो किसी भी तरीके से, ठीक है। संविधान का उन्होंने पालन नहीं किया हो, उसमें से कुछ ना कुछ उन्होंने वायलेट कर दिए हो, कोई राइट्स, कुछ रूल्स, लॉ, एक्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी हाउस में चालू हो सकता है, शुरू हो सकता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो या फिर आपका राज्यसभा हो, किसी में भी, राइट। कैसे कर देंगे? 1/4 ऑफ मेंबर अगर वोट कर देते हैं उस हाउस के तो इम्पीचमेंट हो जाएगा। आपको 14 डेज का प्रायर नोटिस भी दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि ऐसे ऐसे आपका इम्पीचमेंट होने वाला है। तो वो, अगर उन्हें कोई लीगल वे अपनाना है कि भाई मेरा इम्पीचमेंट जो है, आई डोंट नो किस ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। उनको 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है। अभी तक की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, किसी को भी उसकी टेन्योर से पहले उसकी कुर्सी से नहीं हटाया गया है। अब नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इम्पीचमेंट में कैसा रहता है वो मैं दिखा देती हूँ। इलेक्शंस में तो मैंने बताया था, इलेक्शंस में क्या होता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट की बात करें तो सिर्फ नॉमिनेटिव, वेट, सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब पावर्स की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स होती हैं, उनको कैसे कैसे फंक्शन करते हैं वो। तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो बेसिकली लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाता है। ये लास्ट में मैंने आर्टिकल्स भी मेंशन कर रखे हैं, किस आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया गया है। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, ये आर्टिकल आपके 239 में है। वो किसी भी हाउस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल आपके 78 में है। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड या ट्राइबल एरिया घोषित कर सकते हैं, ये आर्टिकल 244 में है। नाउ कम्स टू लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं हाउसेस की, ठीक है। नॉमिनेशन टू राज्यसभा, जो 12 लोगों को वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? लोकसभा एंड राज्यसभा में आपने देखे होंगे स्पीकर्स रहते हैं, है ना, जो पूरी मीटिंग को, पूरी सिटिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। तो उस उनको भी अपॉइंट जो है आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट देखते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ फॉर सर्टेन बिल्स, जो बिल्स होते हैं उन पे भी प्रेसिडेंट ही रिकमेंडेशन देते हैं। एक मीम है, रीडिंग द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो आप उनको ओवर रूल कर सकते हो, ओवर पावर कर सकते हो। उनके पास एज सच कोई पावर्स देखा जाए तो होती नहीं है। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड की तरह, किसकी तरह? सिंबॉलिक हेड की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
उनके पास एज सच कोई पावर ज़्यादा नहीं होती हैं। लास्ट नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, यानी कि जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन, दैट इज इन आर्टिकल 143। क्लेमेंसी पावर यानी कि पार्डन पावर, आर्टिकल 72। वो कोई अगर प्रिजनर है, ठीक है, किसी को सजा मिल गई है, मान लीजिए आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनड की सजा मिल गई या आपको अब फांसी की सजा मिल चुकी है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? आप प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हो, वो आपकी सजा कम भी कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही चलेंगे, या फिर हो सकता है आपको फांसी की सजा होनी थी तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दें, है ना। तो इस तरीके से ये क्लेमेंसी पावर्स उनके पास रहती हैं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो मनी बिल्स के लिए प्रायर रिकमेंडेशन आपको चाहिए। मैंने लास्ट कुछ सेशंस में बताया था कि आपको प्रेसिडेंट के लिए आपको प्रेसिडेंट से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने शायद आपको पढ़ाया था कि आपको प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का। आपको प्रेसिडेंट को पहले से नहीं बताना है कि देखो मैं किसी भी हाउस में कोई बिल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, ठीक है। आप लेकिन मनी बिल के केस में आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट से आपको पहले बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पूरी फाइनेंस कमीशन भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही हैं या नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो उसमें भी प्रेसिडेंट जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 253। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशंस यानी कि इंडिया को डिप्लोमेटिक वे से रिप्रेजेंट करना बाहर के इंटरनेशनल फोरम्स में, ये भी प्रेसिडेंट आप ही कर रहे होते हैं। मिलिट्री पावर, ये आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जो है उनको सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बोला जाता है, एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 53(2), ठीक है। डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, कहीं पे अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन का ऐसा सिचुएशन है तो वहां भी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, या फिर अगर आप कोई पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो वहां भी प्रेसिडेंट का काफी मेजर रोल प्ले होता है। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स मैं इस सेशन में जो है कवर नहीं करने वाली क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट कुछ सेशंस में आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन इमरजेंसी पावर्स जो है आपकी तीन तरीके की होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। इसमें आपने पढ़ लिया है, बट अभी इसमें वीटो पावर्स रहती हैं। वीटो पावर्स में इसके सेकेंड पार्ट में लेके आऊंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट रहा है प्रेसिडेंट का, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में इसका लेके आती हूँ। थैंक यू।